हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर चल रहा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का आज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर पहले हमने कर लिया है, उसके अंदर जो है हम वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट एंड उसकी टाइप्स को अच्छे से समझा था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को समझ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये तो आपको पता चल गया भैया। जो हमको स्टॉक खरीदना है, जो हमको वेजेस पेमेंट करना है, या डे टू डे लाइफ के बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, पर्सनल नहीं बिजनेस एक्सपेंडिचर तो चलते ही रहते हैं कंटिन्यू। आज ये पेमेंट कर दिया, आज ये पेमेंट कर दिया, आज ये पेमेंट कर दिया, है ना। तो उसके लिए जो हमें फंड की जरूरत होती है वर्किंग कैपिटल। बट ये वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट वर्ड आप समझते हैं, मैनेज करना। देखो होता ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी जो नीड है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 मंथ का अगर मैं डेटा लूँ और एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल हमको 1 महीने की चाहिए वो 1 लाख रुपए चाहिए। अब अगर हम 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेते हैं ऑन टाइम कि जब जरूरत हो पेमेंट हाजिर है, तो इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल का। बट अगर आप 1 लाख रुपीज की जरूरत है और आप 2 लाख रुपए रख के बैठे हैं, ये भी थोड़ा खराब है। और अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है और आप वर्किंग कैपिटल 1 लाख से कम है ना लेके बैठे हैं, तो वो भी खराब है। तो ना हमें एक्सट्रीम पे जाना है और ना बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी है, ना बहुत कम रखनी है। उतना ही रखना है जितना जरूरत है। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखो होता क्या है, अगर आप कम रखोगे ना पैसा, जरूरत है 1 लाख रुपए की, आप 50,000 रुपए लेके बैठे हो या 60,000 रुपए लेके बैठे हो, 40,000 रुपए की व्यवस्था आपको कहीं से करनी होगी। आपको शॉर्ट टर्म कहीं से लोन लेना पड़ेगा, और लोन सस्ते लोन जो है वो फ्री का नहीं होता है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट का बर्डन कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। ओके। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में लेके बैठ जाए, तो 1 लाख रुपए की जरूरत है और आप 2 लाख रुपए लेके बैठे हो, तो जो एक्स्ट्रा पैसे लेके बैठे हो उसकी भी तो कॉस्ट होती है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि मनी की जो है वो कॉस्ट होती है, मनी की टाइम वैल्यू होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो होगा, वो जो पैसे हैं उसको कहीं और लगाते तो वहां से हमें कमाई हो सकती थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की भी होती है। ओके। तो ना एक्सट्रीम पे जाना, ना बहुत कम पे जाना है। तो एक तरह का इस तरीके का मैनेजमेंट करना है, जितनी जरूरत है वो हमारी की जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेज बोलेंगे, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। आइए अब मैं थोड़ा आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, द बेसिक गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू मैनेज। बेसिक गोल क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है ना MWC, MWC, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग, है ना। तो MWC यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मेन गोल क्या है? मैनेज करना किसको? करंट एसेट्स को। आपका BR आ गया, डेटर आ गया, इन्वेंट्रीज आ गई, कैश आ गया, बैंक में पैसा पड़ा वो आ गया, है ना। तो इनको मैनेज कर एंड करंट लायबिलिटी, यहां पर करंट लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म। अब लायबिलिटीज में क्या है? देखो इन्वेंट्री बिकेगी तो पैसा आएगा, डेटर से पैसा लेना है, कैश हमारे पास पड़ा है, बैंक पड़ा है, BR पड़ा है, उसको हम डिस्काउंटेड करवा सकते हैं, तो यहां से पैसा आएगा। और करंट लायबिलिटीज में आ गया क्रेडिटर, सप्लायर्स जिनको पेमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर ले रखा है, शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे हैं तो उनका पेमेंट करना, वो करंट लायबिलिटी में। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है किसी फर्म की, उसको इस तरीके से मैनेज करना सच अ वे दैट सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मेंटेन। कि जितना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए पेमेंट करने के लिए, जितना पैसा चाहिए उतना आपकी करंट एसेट आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा ऑन द टाइम। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं उधार सेल करूंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आप क्रेडिट सेल्स करेंगे, सेल्स मतलब उधार बेचेंगे ना। उधार बेचेंगे तो आपको लगता है कि 1 महीने में मेरे पास पैसा आ जाएगा, डेटर मुझे पैसा दे देगी। तो आपके जो सप्लायर है उनको आपने 1 महीने से थोड़ा ज्यादा का टाइम दे दिया है, तो अब डेटर से पैसा आएगा और क्रेडिटर को आप पेमेंट कर दोगे। तो ये एक सेटिस्फैक्टरी लेवल हो गया। इस तरीके का लेवल आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इतना फंड तो आपके पास में कैश में बैंक में होना चाहिए। ओके।
तो आप इन्वेंट्री भी टाइम टू टाइम परचेज करते रहे और सेल भी करते रहे, उधार डेटर से भी पैसा आता रहे, तो ये जो साइकिल है ये चलता रहे। तो इस तरीके का सेटिस्फैक्ट्री मेंटेन आपको करना है वर्किंग कैपिटल को, ओके, वर्किंग कैपिटल के लेवल को। इट इज नाइदर इनएडुकेट और नॉट, मैंने वही बताया ना, इनएडुकेट भी नहीं होनी चाहिए। पता चला कि आपको सप्लायर को पेमेंट करना है 1.5 महीने में और डेटर से पेमेंट आपका 5 महीने बाद में आएगा, आपके पास कैश बैंक है नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तब जब पेमेंट करना हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पेमेंट ही नहीं है। मतलब जो ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, लायबिलिटीज जो होती है ना, आपने वादे कर रखे ना, प्रॉमिस कर रखा है ना, भैया इस टाइम पे मैं आपको पेमेंट करूंगा, उससे तो गुडविल होती है। अब आप अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो अगली बार वो स्टॉक आपको फिर उधार नहीं देगा, है ना, समझ गए। तो वो चीज है, तो कम भी पैसा नहीं होना चाहिए, इससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, और एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। आप बस कैश में और बैंक में बैलेंस डाल के बैठे हो, जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आपके पास में पड़ा। अब आप बोलोगे सर ज्यादा है तो पड़ा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा फ्री नहीं रहना चाहिए। बिजनेस माइंड यही होता है ना, पैसा फ्री नहीं होना चाहिए, पैसे को काम पे लगाओ और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी वहां लगाओ आप। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। जो रिस्क वेरिएशन है ना वो आपको करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल्स हैं किसके? वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करना है तो आपको ये प्रिंसिपल ध्यान रखने होंगे। इसमें एक रिस्क ऑफ वेरिएशन प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा, एक इक्विटी पोजीशन प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा, एक मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखना होगा। तो ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर हो जाएगी। चलिए ये प्रिंसिपल हमें क्या समझाते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। देखिए ये क्या है? रिस्क रेफर टू इनएबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। अगर आप अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये रिस्क ही है ना भाई। क्रेडिटर से आप उधार परचेज करके लाए हैं ना, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं, है ना। जो हमको गुड सप्लाई करता है उससे हम इन्वेंट्री स्टॉक्स परचेज करके लेके आए हैं और बोल के आए हैं कि 1 महीने में पेमेंट करेंगे। अब अगर आप अब उस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं, 1 मंथ नहीं करते हैं, तो अगली बार वो उधार थोड़ी देगा, तो बिजनेस चलेगा कैसे? यही तो रिस्क है ना। ओके, गुडविल खत्म हो जाएगी ना जी। तो ये वही कह रहा है, रिस्क रेफर टू इनएबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। ना एम्प्लॉय को बोला है पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, मतलब जो भी आपके खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। अब अगर आप उसके लिए क्या हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं, इनएबिलिटी आ जाती है कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी, ये रिस्क होगी। व्हेन दे आर बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, जब वो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है क्योंकि ड्यू हो गई है, क्रेडिटर को पैसा देना है सप्लायर को क्योंकि वो भी ड्यू हो गया। ड्यू मतलब उनकी ड्यू डेट आ गई, ये पेमेंट की डेट आ गई, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो रिस्क है, ना एम्प्लॉय टिकेगा, ना सप्लायर नेक्स्ट टाइम आपको उधार गुड्स देगा, और गुडविल आपकी और खत्म हो जाएगी। गुडविल खत्म हो गई तो बिजनेस भी तो गया। ओके जी, तो क्या करें? लार्जर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट विथ लेस डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्रीजेस। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, लार्जर इन्वेस्टमेंट कर दो करंट एसेट। मतलब आप अपने बैंक में पैसा रखो, कैश में पैसा रखो, इन्वेंट्री जो है वो कैश में आ जाओ, एम्प्लॉइज को टाइम पे पेमेंट कर दो, है ना। तो ये करंट एसेट में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो। अब इससे होगा क्या? अगर करंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखोगे, कहने का मतलब, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है उस पर डिपेंडेंस हो जाएगी, विथ लेस डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर आपकी डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? विथ लेस डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आपके पास पैसा पड़ा है तो आप बोरोइंग मतलब लोन क्यों लोगे, शॉर्ट टर्म लोन क्यों लोगे, बैंक से ओवरड्राफ्ट क्यों करोगे? की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो अच्छी बात है। बट इससे होगा क्या? इंक्रीजेज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं है, गुडविल भी बनी रहेगी, टाइम टू टाइम पेमेंट भी करोगे, लेबर को पेमेंट करोगे, वर्कर को पेमेंट करोगे, डे टू डे लाइफ की जितनी भी ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, सबको टाइम पे पेमेंट करोगे। तो ना तो लोन लेना पड़ेगा छोटे टाइम के लिए इधर उधर, है ना,
और लिक्विडिटी मतलब कैश। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि आप फटाफट पेमेंट कर सकते हो, आपका पास में जो एसेट्स है वो लिक्विड है। ओके, ये भी बढ़िया हो जाएगा। रिस्क भी तो कम हो गई, गुडविल बढ़ी रहेगी, रिस्क कम हो गई, अगली बार हुआ आराम से टाइम टू टाइम पैसा दोगे तो सामने से सप्लाई भी हो जाएगा गुड्स, वर्कर भी अच्छे से काम करेंगे, डे लाइफ के जो खर्चे हैं वो भी पूरे होते रहेंगे, तो रिस्क आपकी कम हो गई। बट इससे एक बहुत बड़ा नुकसान, वो क्या है? डिक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर गेन एंड लॉस। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा अगर वर्किंग कैपिटल में लगाओगे तो ये सब तो बढ़िया हो जाएगा, टाइम पे पेमेंट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन पूरा करोगे, ये वाली रिस्क तो कम हो जाएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, उस पैसे को आप कहीं और भी तो लगा सकते थे। थोड़ा पैसा अगर कभी कम भी पड़ जाए तो लोन ले लो यार। तो एक हमने एक सिक्के का ये पहलू देखा। अब अदर हैंड, अब दूसरा पहलू देखते हैं। अदर हैंड क्या कह रहा है? अगर लेस इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करंट एसेट कम करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपका कैपिटल का पैसा है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें से आप जो करंट एसेट्स है उसमें रकम डालते हैं, बैंक में थोड़ा बैलेंस रखते हैं, कैश में भी रखते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से उधार परचेज करूंगा या सेल करूंगा, वहां से पैसा आएगा, इसको पेमेंट कर दूंगा, और अगर थोड़ा डिले हो गया 10-15 दिन का यहाँ से पैसा डेटर से आने में, तो मैं थोड़ा सा लोन ले लूंगा, शॉर्ट टर्म लोन ले लूंगा, फिर जब क्रेडिट डेटर से पैसा आएगा तो लोन भी पे कर देंगे, उसको भी, वो तो पे कर ही दिया होगा लोन लेके। समझ में आया आपको? ठीक, तो वो क्या है देखिए समझिए। अदर एंड आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कम करो, इससे क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन पर डिपेंडेंस आपकी बढ़ जाएगी, है ना, बोरोइंग इंक्रीजेज हो जाएगी, ठीक है, रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको लोन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और रिड्यूस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आपके पास में ज्यादा नहीं रहेगी। हाँ, इंक्रीजेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा नहीं लगाया है, तो आपने फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा लगाया है, आपने इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स कैपिटल में करा है, प्लांट लगा रहे हो, बड़ी मशीन परचेज कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, ओके, तो उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा रहे हो, कोई बड़ा ऑर्डर आ रहा है उसका फायदा उठा रहे हो। ओके, समझ गए? ठीक जी। तो ये रिस्क वेरिएशन आपको करना होगा, मतलब ये दोनों चीजें, दोनों पक्ष आपको ध्यान में रख करके दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो बहुत ज्यादा पैसा, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, बहुत ज्यादा पैसा रखना भी खराब है, बहुत कम पैसा वर्किंग कैपिटल में रखना भी खराब है, तो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके जी, आइए, ये तो था फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर सेकंड प्रिंसिपल आता है आपका यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब ये क्या है? हायर द रिस्क, हायर द रिस्क, एक सेकेंड, क्लियर तो दिख रहा है ना? हाँ क्लियर है। हायर द रिस्क लोअर इज कॉस्ट, ज्यादा रिस्क लोगे, हाई रिस्क, ये रिस्क की लाइन है, हाई रिस्क तो कॉस्ट कम आएगी। स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे ना, ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम होती है, क्योंकि उनको प्रीमियम पे खेलना हो। थोड़ा अगर आप जानते होंगे तो मेरी बात को समझ, पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो हायर रिस्क तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम खत्म हो जाएगा बस। ओके, हायर रिस्क, हायर आपका रिस्क रहेगा तो लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, और अगर आप रिस्क बहुत कम लोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। ये जो मैंने साइन बताया है, दो चीजें बताता हूं, ये रिस्क का है, ये कॉस्ट का, ये रिस्क है, ये कॉस्ट है। तो आप रिस्क ज्यादा लेने के लिए रेडी हो तो कॉस्ट बहुत कम आएगी, और अगर आप रिस्क बहुत कम लोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो, पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा लेकिन रिस्क नहीं रहेगी, डिलीवरी होगी आपके पास गुड्स की, अच्छे शेयर्स की। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शुड ऑलवेज ट्राई टू अचीव प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दी, जिसको हम हेजिंग भी बोलते हैं, उनके बीच में एक अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम हो जाएगा लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, बहुत कम भी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि उससे आपका फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। तो रिस्क और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक लेवल पर आपको बैलेंस, ये था आपका प्रिंसिपल नंबर सेकंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुल मिला के आपका वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है उसको मैनेज करना है आपको इस तरीके से कि रिस्क और जो आपका कॉस्ट है वो दोनों बैलेंस में रहे। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन। अब ये क्या है?
According to this principle, the amount of working capital invested in each component should be adequately justified by the equity position. मतलब जो भी आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल में मैंने इन्वेंट्री भी खरीद रहे हो, ज़्यादा इन्वेंट्री जो भी परचेज कर रहे हो आप, तो इन्वेंट्री कितनी परचेज कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है। इकोनॉमिक ऑर्डर EOQ हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, उतना परचेज करना है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा परचेज कर लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। कैसे? आपने स्टॉक बहुत ज़्यादा खरीद लिया, एक तो पेमेंट आपका ज़्यादा जाएगा, ठीक है, आपको जरूरत थी 50,000 के स्टॉक की, आपने 2 लाख का खरीद लिया, 2 लाख रुपए चले गए। अब वो स्टॉक आपको जरूरत 50,000 रुपए की थी, तो 1.5 लाख का स्टॉक आपका पड़ा रहेगा। उसके लिए आपको सिक्योरिटी सेफ्टी करनी पड़ेगी, उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसको रखने के लिए जगह का स्पेस का भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो उसका खर्चा आपका बढ़ गया, ओके, और वो खराब भी हो सकता है। तो इस तरीके से नहीं करना, उतना ही स्टॉक मंगाना है जितना प्रोडक्शन में यूज हो जाए। जब वो प्रोडक्शन में यूज हो जाए तो दूसरा आ जाए, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो वही आप यहां पर कह रहा है, मैंने एक इन्वेंट्री का एग्जांपल लिया है, ये सारी की सारी करंट एसेट्स के बारे में यही बोल रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड ईच कंपोनेंट should be adequately justified by the firm equity position. Every rupee invested in current assets should be contribute to the net worth of firm. जो भी करंट एसेट में पैसा डाले उससे हमारी नेट वर्थ बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा फालतू पड़ा है, ठीक है जी। अगला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द प्लानिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। भाई जब भी ऑब्लिगेशन आ जाए, जब भी पेमेंट ड्यू हो जाए, तो आप आराम से पेमेंट कर दो। इसके लिए अगर आपके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो ठीक है, डेटर से पैसा आ जाएगा तो ठीक है, BR से आ जाएगा ओके, नहीं आएगा तो कहीं से शॉर्ट टर्म लोन की भी व्यवस्था आपको ध्यान में रखनी होगी। मतलब सारे प्लान बना के रखने होंगे कि भैया टाइम पे पेमेंट है, तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेज हम शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं, उसका आप पहले से प्लान बना हो। तो मैच्योरिटी पे पेमेंट करना जरूरी है। जो भी पैसा लगा रहे हो वो इक्विटी पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि फालतू कहीं पर भी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क और कॉस्ट दोनों को ध्यान में रख के बैलेंस बनाना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रिस्क ऑफ वेरिएशन, यानी कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वर्किंग कैपिटल में वो ज्यादा कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो, दोनों के बीच का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आया समझ में? आई होप आपको अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया, डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स, वो कैसे करते हैं वो करेंगे हम लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय।